हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। हम बात कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन के बारे में। और राजस्थान अध्ययन की बात करें तो हम राजस्थान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसमें मध्यकालीन राजस्थान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उससे पहले बात करें दोस्तों तो कई चैप्टर पर हमने बात की। तो मेवाड़ में गुहिलों के बारे में अध्ययन किया, सांबर में चौहान, आबू में परमार और मारवाड़ में गुर्जर प्रत्यार के बारे में अध्ययन किया। राजपूतों की उत्पत्ति भी देखी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद का जो मत है वो भी देखा। डॉक्टर भंडारकर का भी मत देखा। इसी के साथ आज का सेशन रहेगा मेवाड़ में गुहिल एवं सिसोदिया वंश, जो कि मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आता है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्ज्वल एवं गौरवशाली पक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं। मध्यकाल में राजपूत शासकों और सामंतों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने के लिए समय समय पर भरपूर कोशिश की। राजपूतों द्वारा अनवरत तीव्र प्रतिरोध का सिलसिला मध्यकाल से चलता रहा। सत्ता संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सके। इसका मुख्य कारण राजपूतों में साधारणतः आपसी सहयोग का अभाव, युद्ध लड़ने की कमजोर रणनीति और सामंतवाद था। यह सोचना उचित नहीं है कि राजपूतों के प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं निकला। राणा कुंभा, राणा सांगा के नेतृत्व में सर्वोच्चता की स्थापना राजपूतों में ही संभव हो सकती थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा एवं कुंभा जो है, इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की स्थापना राजपूतों में देखने को मिलती है। क्योंकि महाराणा सांगा जब युद्ध करते हैं खानवा का, तो ये पाती प्रबंध की जो प्रथा है वो भी निभाते हैं। इसी के साथ बात करें, स्मरण रहे कि आगे चलकर राणा प्रताप, चंद्रसेन और महाराणा राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। यद्यपि अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूताना के अधिकांश शासक उसके हित की रक्षा करने वाले बन गए। मध्यकालीन राजस्थान को बौद्धिक अधिसृष्टि से पिछड़ा मानना इतिहास के तथ्यों एवं अनुभवों के विपरीत होगा। जिस वीर प्रसूता वसुंधरा पर माघ, हरिभद्र सूरी, चंद्रप्रदायी, सूर्यमल मिश्रण, कवि कर्णिदास, दुर्साड़ा, नैणसी जैसे विद्वान लेखक और महाराणा कुंभा, राजा राय सिंह, राजा जय सिंह जैसे प्रबुद्ध शासक अवतरित हुए हो, वह ज्ञान के आलोक से कभी वंचित रही हो, स्वीकार्य नहीं है। जिस प्रदेश के रणबांकुरों में प्राणा प्रताप, रावचंद्र सेन, दुर्गादास जैसे व्यक्तित्व रहे हो, वह धरती यश से वंचित रहे। सोचा भी नहीं जा सकता ऐसा। धरती धोरारी का इतिहास अपने आप में राजस्थान का ही नहीं अपितु भारतीय इतिहास का उज्ज्वल एवं गौरवशाली पहलू है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में गुहिल सिसोदिया वंश जो कि मेवाड़ में, कछुआ वंश जो कि आमेर में, जयपुर में, और चौहान वंश जो कि अजमेर, दिल्ली, जालोर, सिरोही, हाड़ौती इत्यादि क्षेत्रों में चौहान शासक। राठौड़ों की बात करें तो जोधपुर और बीकानेर के जो राठौड़ है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इत्यादि राजवंश नक्षत्र भांति चमकते हुए दिखाई देते थे। किस इतिहास में? मध्यकालीन इतिहास में। शुरुआत करते हैं आज गुहिल एवं सिसोदिया वंश के बारे में, जो कि विश्व का सबसे लंबा शासन करने वाला या फिर लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश माना जाता है। मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी के आरंभ में एक नया मोड़ आता है, जिसमें चौहानों की केंद्रीय शक्ति का ह्रास होना और गुहिल जेत्र सिंह जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़े महत्व की घटना है। मेवाड़ के गुहिल शासक रतन सिंह 1302 से 1303 के मध्य चित्तौड़ पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस आक्रमण में राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारणों के साथ रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी के प्राप्त करने की लालसा बताया जाता है। पद्मिनी की कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में मिलता है। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रतन सिंह ने गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि गोरा बादल किसके प्रमुख सेनापति है, तो ये राजा रतन सिंह के रावल रतन सिंह जी ने कहा जाता है। ये रावल शाखा के अंतिम शासक है रतन सिंह, जो कि चित्तौड़ के शासक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राणा रतन सिंह, गोरा बादल और उनकी पत्नी जो पद्मिनी है 16,000 क्षत्रियों के साथ जोहर कर आत्मोत्सर्ग करती है। इस समय अलाउद्दीन ने 30,000 हिंदुओं का चित्तौड़गढ़ में कत्लेआम करवा दिया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। खिजराबाद दोस्तों ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत उसका
क्या नाम रखते हैं, तो वो खिजराबाद रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनके पुत्र का नाम खिज्र खां था और उसी के नाम पर खिजराबाद रखते हैं। नेक्स्ट बात करें, राजपूतों का यह बलिदान चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजपूतों का प्रथम शाखा, तो ये रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा है, ये दोस्तों ध्यान में रखना। राजस्थान का जो प्रथम शाखा है वो रणथंभौर का जो शाखा होता है हमीर के नेतृत्व में, राणा हमीर के, जिसमें गोरा और बादल की वीरता एक अमर कहानी बन गई। आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गोरा बादल के महल उनके साहस और सूझबूझ की कहानी सुना रहे हैं। पद्मिनी जो है, इनका त्याग और जौहर व्रत महिलाओं को एक नई प्रेरणा देता है। गोरा बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश का पर आपत्ति आई तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश रक्षा में लगा देना चाहिए। रतन सिंह के पश्चात सिसोदिया के सरदार जो होते हैं, सिसोदिया के सरदार हमीर ने मेवाड़ को दयनीय स्थिति जो थी उससे उभारा था। वह राणा शाखा का राजपूत था। तो ये राणा शाखा के प्रथम शासक है राणा हमीर। और राणा लाखा जो कि 1382 से 1421 के समय उदयपुर के पिछोला झील का बांध बनवाया गया था। तो राणा लक्ष्य सिंह के काल में पिछोला झील का निर्माण होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राणा शाखा के प्रथम शासक कौन थे? तो राणा हमीर थे, जो कि सिसोदिया के सरदार थे, सिसोदिया गांव से बिलोंग करते थे। लाखा के निर्माण कार्य में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति तथा संपन्नता को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए। लाखा के पुत्र मोकल ने मेवाड़ को बौद्धिक तथा कलात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बनाया। उसने चित्तौड़ में समधेश्वर मंदिर, तो दोस्तों ये भी आप ध्यान में रखें कि राणा मोकल के द्वारा, राणा मोकल किसके पुत्र थे? तो राणा मोकल किसके? राणा लाखा के पुत्र थे। राणा लाखा के पुत्र राणा मोकल के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया? समधेश्वर मंदिर बनवाया गया, जिसे वर्तमान में त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका जीर्णोद्धार द्वारा पूर्व व मध्यकालीन तक्षण कला के नमूनों को जीवित रखा। तो दोस्तों ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, ये पीछे हमने पढ़ा है कई बार। ये किन के द्वारा बनाया गया था? ये परमार शासकों के द्वारा बनाया गया था। और इसका क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। किसने करवाया? तो राणा मोकल ने करवाया, जो कि राणा लाखा के पुत्र थे। इसी के साथ बात करें, उसने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाकर उस मंदिर की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा किसने बनवाया? तो राणा मोकल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया गया। मोकल के पुत्र राणा कुंभा बनते हैं शासक 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी के मध्य। ये जो काल है, ये मेवाड़ में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाना जाता है। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान देने के लिए, चाप गुरु, धनुर्विद्या के लिए आदि विरुद्धों से संबोधित किया जाता है। राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के मांडू, जिसे हम मालवा कहते हैं, सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु को निमित्त चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ का कहा जाता है, निर्माण करवाया। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो 1437 ईस्वी में हुआ। किन के मध्य हुआ? तो ये राणा कुंभा एवं मालवा के जो सुल्तान है महमूद खिलजी के मध्य हुआ। इस विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया गया? 9 मंजिला विजय स्तंभ बनाया गया, जिसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के उद्देश्य से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। दोस्तों यहाँ पर 32 दुर्ग भी आप ध्यान में रखें। और हमने बात की थी गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। 26 शाखाएं, 32 दुर्ग। तो 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने करवाया, जिसमें बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये सभी राजसमंद में पड़ते हैं दोस्तों। और ये प्रमुख दुर्गों में सम्मिलित है। प्रमुख है कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कटारगढ़ है। कटारगढ़ कहलाता है कुंभाकालीन स्थापत्य में मंदिरों का बड़ा महत्व है। ऐसे मंदिरों में कुंभ स्वामी श्रृंगार चौरी का मंदिर चित्तौड़ में, मीरा मंदिर एकलिंग जी में, एकलिंग जी कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। रणकपुर का मंदिर अनूठे हैं। कुंभावीर युद्ध कुशल कला प्रेमी के साथ साथ विद्वान एवं विद्यानुरागी भी थे। एकलिंग महात्म में से ज्ञात होता है कि
कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, राजनीति में बड़ा निपुण था। संगीतराज, संगीत, मीमांसा एवं सूड प्रबंध कुंभ द्वारा रचित ग्रंथ है। तो दोस्तों ये तीनों जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है इनके द्वारा रचित, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये 3 दे दिए जाते हैं, एक अन्य दिया जाता है और पूछा जाता है क्या ये कुंभा द्वारा रचित है। इनमें से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो हमें तीनों ही ध्यान में रखना है। संगीत राज, संगीत, मीमांसा और सूड प्रबंध कुंभा द्वारा रचित ये प्रमुख ग्रंथ है। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका और संगीत रत्नाकर की टीका लिखी है। तो ये तीनों टीकाएं भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुंभा का दरबार विद्वानों की शरणस्थली था। उसके दरबार में मंडन प्रख्यात शिल्पी था, कवि अत्रि थे, महेश था, कान्हा व्यास था। तो यहाँ पर प्रख्यात शिल्पी कौन है? मंडन है। और इनके जो प्रमुख कवि है कौन है? अत्रि है, महेश है, कान्हा व्यास है। ये भी आप ध्यान में रखिए। अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखिए, अत्रि और महेश जो है इनके द्वारा कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ की रचना की गई। और कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये कान्हा व्यास इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार कुंभा के काल में मेवाड़ में सर्वोन्मुखी उन्नति पर पहुंच गया था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि मेवाड़ के वीरों में राणा सांगा का क्या महत्व है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या आप छोटे वीडियो से खुश हैं कि नहीं है, ये भी आप कमेंट में लिखें। किस प्रकार की वीडियो या फिर बड़े वीडियो बनाए जाएं। बड़े वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि छोटी छोटी वीडियो में हम जब कोई चीज़ पढ़े या देखें तो हमें लंबे समय तक याद रखता है और एक ब्रेक मिल जाता है अपने आप को। तो ब्रेक लेना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों जीवन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।